हम चाहते थे कि शुरुआत हम जो गीत है मराठी में भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाया गया था उसको हम रिलीज़ करेंगे, पर कुछ लैपटॉप में गड़बड़ी आ गई है अचानक, तो थोड़ा हम सीक्वेंस बदलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा में करीब 120 भारत यात्री शामिल हैं। राहुल गांधी जी के अलावा 120 लोग हैं। इनमें से करीब 1/3 महिलाएं हैं। हमारे देश के सभी राज्यों से आते हैं और औसत आयु 38 साल की है। मुझे खुशी है आपको बताने में कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा भारत यात्री आते हैं। और यही नहीं, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भारत यात्रियों की संख्या में महिलाएं ज़्यादा हैं। 9 भारत यात्री महाराष्ट्र से हैं, इनमें से 5 महिलाएं हैं और सब यहाँ मौजूद हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के पहले मैं इनसे विनती करूँगा, संक्षिप्त में अपना नाम बताएं, कहाँ कौन से ज़िले से आते हैं और 1-2 लाइन में अपना परिचय दें कि क्या कर रहे हैं। और भारत यात्रा में ये लोग सब कन्याकुमारी से चले हैं। कन्याकुमारी से 7 सितंबर से चल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सबसे, 9 लोग हैं, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मली शुरू करेंगे। हाँ, आप शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम आदिशा है। मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले से भारत यात्री हूँ। पिछले 62 डेज से मैं कन्याकुमारी से भारत यात्रा का एक ग्रुप राहुल जी के साथ में कंधे से कंधा लगाकर चल रही हूँ। और मैं इस यात्रा का इसलिए चल रही हूँ कि हमारे देश में जो जिस प्रकार से महिलाओं के लिए युवाओं के लिए बेरोजगारी का निर्माण की जा रही है और कई मुद्दे हैं। तो इस सब चीज के लिए मैं भारत जोड़ो यात्रा को कर दूँ। डॉक्टर मनोज उपाध्याय नवी मुंबई से भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूँ। चलने का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि आज़ादी के पहले दांडी यात्रा का गांधी जी ने शुरू की थी। आज़ादी के बाद चंद्रशेखर सिंह जी ने यात्रा की थी, सोनीपत जी ने भी यात्रा की थी, लेकिन ऐसी यात्राएं कभी हुई नहीं थी जो भारत को जोड़ने के लिए हुई। तो पहली बार जो महात्मा गांधी ने आज़ादी के पहले यात्रा निकाली थी, आज एक युवा गांधी कन्याकुमारी से निकलकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने के लिए निकला है। हम इस सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मी भारत यात्री डॉक्टर श्रावण गोविंदराव रॅपटरवाड नांदेडचा राहणार आहे। भारत जोडो यात्रेमध्ये कन्याकुमारी पासून आज चालत इथपर्यंत आलोय। बेरोजगारी, जातीवाद आणि वाढता द्वेष आणि महागाई हे मुद्दे आहेतच, पण संविधानाच्या रक्षणासाठी स्वातंत्र्याची ही दुसरी लढाई राहुलजी गांधी लढत आहेत, त्यात आपलं योगदान असावं म्हणून मी या पदयात्रेत चालत आहे। नमस्कार, मैं यात्री महेंद्र सिंह बोरा नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं बीजेपी की जो सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, महंगाई वाली सरकार है, लोगों का रोजगार छीनने वाली सरकार है, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी की जो मुहिम है भारत जोड़ो यात्रा, उसमें शामिल हुआ हूँ और मुझे खुशी है कि मैं अपने नेता के साथ चल रहा हूँ। धन्यवाद। एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव हूँ और हम सभी के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो ये आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के रूप में भय, नफरत और कट्टरता के खिलाफ, बेरोजगारी और जो देश में तरह तरीके के धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए जो यात्रा शुरू की गई है, भारत जोड़ो यात्रा में एक भारत यात्री के रूप में सहभागी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी भारद्वाज है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और सबसे यंगेस्ट यात्री हुई
यात्रेमध्ये रायगडची आहे आणि भारत जोडो यात्रेमध्ये मी राजीव गांधी पंचायती राज संघटनेची कार्यकर्ती म्हणून सहभागी झालेली आहे. भारत जोडो यात्रेकडे बघण्याचा उद्देश माझा किंवा दृष्टिकोन असा आहे की एक स्वातंत्र्याची लढाई होती जी महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वामध्ये लोकांमध्ये जागरूकता आणून सर्वांनी मिळून ती लढाई लढली. पण गेले कित्येक वर्ष स्वातंत्र्यानंतर भारत निर्माणची प्रक्रिया जी आहे ती थांबली. जेव्हा काँग्रेसचं सरकार होतं तेव्हा लोकांचा आवाज होता, लोक सांगत होते आणि ते कायदे बनवत होते, त्या योजना बनवत होते. आता 2-3 लोकांचा आवाज आहे. पुन्हा एकदा या भारत निर्माणच्या प्रक्रियेमध्ये जोडण्यासाठी भारत जोडो यात्रा आहे माझ्या दृष्टीने आणि आज तो आवाज ऐकण्याचं काम राहुलजींच्या नेतृत्वामध्ये भारत जोडो यात्रेमध्ये केलं जात आहे. लोक सहभागी होत आहेत आणि मी सुद्धा त्या यात्रेमधला एक भाग आहे, त्याचा मला अभिमान आहे. धन्यवाद. जय जोडो. नमस्कार साथियों, मैं प्रेरणा गौर महाराष्ट्र जबलपुर से हूँ। मैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी हूँ और मुझे खुशी है। मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि 140 भारतीयों ने हमें सिलेक्ट किया और हमें इस महान और इतने बड़े मूवमेंट का हिस्सा है। मैं इस यात्रा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की सरकार जिस तरीके से गरीबों को परेशान कर रही है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको जिस तरीके से खत्म करने का, जिस तरीके से महंगाई ला रहे हैं, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, उन सब चीज़ों की जो देश को बचाने के लिए जो राहुल जी चला रहे हैं उसका हिस्सा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं इस यात्रा में शामिल हूँ। थैंक यू। जय माता। तो साथियों, ये रहे 9 भारत यात्री महाराष्ट्र से। आज भारत जोड़ो यात्रा का 63वां दिन है। परसों रात हम नांदेड़ जिले में पहुंचे। नांदेड़ 27वां जिला है जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंचा है। इसके पहले तमिलनाडु में 2 जिले, केरला में 7 जिले, कर्नाटका में 7 जिले, आंध्र प्रदेश में 2 जिले और तेलंगाना में 8 जिले से भारत जोड़ो यात्रा चली। महाराष्ट्र में हम 12 दिन रहेंगे, 20 तारीख शाम तक और 5 जिलों में भारत जोड़ो यात्रा निकलेगा। उसके बारे में पटोले जी और अशोक चौहान जी विस्तार में आपको जानकारी देंगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे अगले 7-8 दिनों में, उसकी जानकारी देंगे। कल नांदेड़ में है, उसके बाद शेरगांव में है। पर मैं आपको मोटे तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। 5 सितंबर को राहुल गांधी जी साबरमती आश्रम गए। 5 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी साबरमती आश्रम गए और 7 सितंबर को कन्याकुमारी में पहले वो विवेकानंदा स्मारक गए, बाद में वहाँ से गांधी स्मारक गए और बाद में कामराज स्मारक गए और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। कल शाम तक, कल जब नांदेड़ में रैली होगा शाम को 5 बजे, जिसके बारे में अशोक चौहान जी आपको बताएंगे, कल शाम तक करीब आधा भारत जोड़ो यात्रा का डिस्टेंस हम कवर किए होंगे। पूरा लेंथ जो है 3570 किलोमीटर है और कल शाम तक हम उम्मीद करते हैं जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, आधा डिस्टेंस कल शाम तक हम पूरा करेंगे। रोज हम करीब 22 किलोमीटर चलते हैं। महाराष्ट्र में हमें थोड़ा
एक्स्ट्रा एनर्जी मिला है पटोले जी के कारण और अशोक चौहान जी के कारण और सभी नेताओं के कारण, और हम अभी यहाँ 23 और 24 किलोमीटर चल रहे हैं। आज तो हम 24 किलोमीटर चल रहे हैं, तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिला है महाराष्ट्र में। पर जहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरा है, लोगों से जो भरपूर स्वागत हमें देखने को मिला है। कांग्रेस समर्थक सड़क पर आए हैं, कांग्रेस आलोचक सड़क पर आए हैं, और जो लोग त्रिशंकु हैं, ना समर्थन देते हैं ना आलोचना करते हैं, वो भी सड़क पर आए हैं। और मैंने तीनों तरह के जनता को देखा है इन 5 अभी छठा राज्य में। बार बार मैंने कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा, भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है, ये जनता की चिंता की यात्रा है। ये सुनने के लिए यात्रा है, संगठन को जनता के साथ एक जनसंपर्क बनाने के लिए यात्रा है। और जो हमारे देश में आज 3 बड़े मुद्दे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की नीयत से, उनकी नीतियों से, जिस तरीके से भारत तोड़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, भारत इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि भारत तोड़ा जा रहा है। 3 तरीके से तोड़ा जा रहा है। पहले, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो, ये सब आर्थिक विषमताएं बढ़ा रही हैं, और ये प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों के कारण है। दूसरी बात जो हो रही है, जो भारत को कमजोर कर रहा है, सामाजिक ध्रुवीकरण और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चुनावी हित के लिए और अपने विचारधारा के लिए धर्म के वजह से, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर समाज का विभाजन किया जा रहा है। हमारा देश अनेकता में एकता का एक मिसाल है। जब अनेकता दबाया जाता है तब एकता कमजोर होती है, और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा कभी अनेकताओं को स्वीकारती नहीं है, वो समानता चाहती है। कांग्रेस पार्टी एकता चाहती है, बीजेपी वांट्स यूनिफॉर्मिटी, कांग्रेस वांट्स यूनिटी। तो दूसरी बात सामाजिक ध्रुवीकरण, और तीसरी बात जो खतरनाक है, राजनीतिक तानाशाही बढ़ रही है। हमारा संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है, और सारा का सारा अधिकार प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी वहीं से शुरू होता है, और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ही व्यक्ति से शुरू होता है। महाराष्ट्र में 2 फैक्ट्री आने वाले थे, एक व्यक्ति ने तय किया कि महाराष्ट्र में फैक्ट्री नहीं लगेंगे, मैं अपने राज्य में ले जाऊंगा, वहां ले गए। ये एक मिसाल है। 8 नवंबर 2016 को इस व्यक्ति ने तय किया, मित्रों नोटबंदी होगी, और नोटबंदी होगी। तो ये राजनीतिक तानाशाही है। संवैधानिक संस्थाएं बिखर रही हैं, और खुद मंत्रालय के मंत्री रो रहे हैं, बयान देते रहते हैं। तो ये 3 तरीके से बीजेपी आरएसएस
हमारे समाज को तोड़ने में लगी हुई है। आर्थिक समानताएं, असमानताएं, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया। हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी के अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह में हम कश्मीर पहुंचेंगे और जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा, हम श्रीनगर में जा पहुंचेंगे। जो कुछ भी बाधाएं हमारे सामने आएंगी और लगाए जाएंगे, हम इसका सामना करेंगे। और ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। बाइपोल होंगे, राज्यों में चुनाव होंगे, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। इसका असर क्या होगा चुनाव में, इसकी सोच हमारे मन में नहीं है। अभी हम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसका असर क्या होगा वक्त ही बता पाएगा। पर एक चीज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को संजीवनी मिली है भारत जोड़ो यात्रा से। एक नई जान आई है, एक नई उमंग देखने को मिल रहा है, नई उत्साह है। और मेरा विश्वास है और सभी का विश्वास है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हुई है, एक नई भविष्य की ओर जा रही है। जिनको जाना है पार्टी से वो जाते रहेंगे, जिनको आना है वो आते रहेंगे। ये आना, जब जाते हैं आप लोग हेडलाइन बनाते हैं, जब आते हैं वो उसका बारे में आप लिखते नहीं हैं। पर ये तो राजनीति में चलता रहता है। पर जो नैरेटिव है आज भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने सेट किया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रोज बीजेपी की ओर से कुछ ना कुछ टिप्पणियां आती रहती है। टी शर्ट पर आया, कंटेनर पर आया, जूते पर आया, क्या कहा क्या नहीं कहा, क्या खाया क्या नहीं खाया, दाढ़ी इतना लंबा क्यों है, ये सब टिप्पणियां आ रही हैं। और कल हमारे खिलाफ हमारे सोशल मीडिया हैंडल को बंद कराने की प्रयास की गई। पर मुझे खुशी है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में हमें राहत मिली। तो ये सब होते रहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है। क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी आक्रामक ढंग से राजनीतिक एजेंडा तय कर रही है। हम रिएक्ट करते थे, अभी हम एक कदम आगे हैं भारत जोड़ो यात्रा के कारण। 17 तारीख को राहुल गांधी जी प्रेस से वार्तालाप करेंगे शेगांव में। आप सब आमंत्रित हैं उसके लिए। 1 बजे 45 मिनट तक आपसे भेंट वार्ता होगी। और मैं आपको बता दूं, ये भारत जोड़ो यात्रा में उनकी 6ठी प्रेस वार्ता होगी। हमारे देश में एक व्यक्ति हैं जो 8 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हमारे देश में एक मुख्यमंत्री थे जो 12 साल मुख्यमंत्री थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पर राहुल गांधी जी ने पिछले 62 दिनों में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और 6ठा वाला शेगांव में 17 तारीख को होगा। उसकी डिटेल आपको हम बाद में बता देंगे, कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। पर 17 तारीख 1 बजे को वो आपसे बात करेंगे। और मैं आज ही बता दूं, मैं प्राथमिकता मराठी मीडिया को दूंगा। पहले मराठी मीडिया, बाद में हिंदी, तीसरे नंबर पर अंग्रेजी।
मैं नेशनल और रीजनल में कोई फर्क नहीं देखता हूँ। मेरे मन में रीजनल इतना ही नेशनल मीडिया है जितना दिल्ली में बैठे हुए नेशनल मीडिया। तो मैं मराठी मीडिया के दोस्तों से खास गुजारिश करूंगा कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी एक शर्त पर कि आप सवाल मराठी में पूछें, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जब मैं प्राथमिकता देता हूं वो भी अंग्रेजी और हिंदी में बोलने लगते हैं। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा आप मराठी में पूछिए। पटोली जी रहेंगे, अशोक चौहान जी रहेंगे, बाला साहब थोरट भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, उसका अनुवाद भी होगा। पर रीजनल मीडिया ये गलत शब्द है। रीजनल मीडिया, नेशनल मीडिया, ये सब गलत शब्द है। मीडिया मीडिया होता है। मेरे मन में रीजनल मीडिया को नेशनल नहीं है। पर जो आप लोग, जो आपकी भाषा मराठी है, मैं आप ही को प्राथमिकता देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 17 तारीख को आएंगे और जो सवाल है भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित और हमारे राजनीतिक स्थिति के संबंधित वो सवाल पूछेंगे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ऊपर चली हुई यात्रा है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत से लाइक माइंडेड पार्टीज भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि अभी हो रहा है कि आदित्य ठाकरे जी शिवसेना भी इसको ज्वाइन कर रही है और कांग्रेस और शिवसेना की आइडियोलॉजीज भी डिफरेंट है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जब एमपीए सरकार बना था, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया गया था, जिसमें मेरा भी थोड़ा कुछ हाथ था, तो मैं अंदर की बात जानता हूँ। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूकंप था, क्योंकि शिवसेना की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कुछ हमें बीच का रास्ता ढूंढ निकालना पड़ा। और हमने ढूंढ निकाला, और जैसा कि अभी अभी अशोक चौहान जी ने कहा, कल नांदेड़ के रैली में हमारे एमपीए के सहयोगी पार्टी भी शामिल हुई। पहले दिन से हम कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा है। 137 साल पुरानी पार्टी, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, देश विदेश सारे विश्व में दूसरा नंबर पर है पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी। और ये सबसे लंबा पदयात्रा किसी पार्टी ने निकाला है लोकतंत्र में। ये राजनीतिक पार्टी की पदयात्रा है। पर कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ नहीं है, कांग्रेस पार्टी कोई सन्यासी का संगठन नहीं है। तो असली सन्यासी हो या नकली सन्यासी हो वो अलग बात है। हम एक राजनीतिक पार्टी है और हमने एक निमंत्रण दिया पहले दिन कि सभी पार्टी का स्वागत है जो भारत जोड़ो यात्रा के मकसद में विश्वास रखते हैं, जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ विचारधारा का जंग लड़ना चाहते हैं। चुनावी जंग नहीं, विचारधाराओं का जंग, आइडियोलॉजिकल बैटल, उनका स्वागत है। सिविल सोसाइटी संगठनों का स्वागत है। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जो 2012 में मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, यूपीए 2 सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान पर बैठे हुए थे और आज वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। 10 साल पुराने कांग्रेस आलोचक आज समझ गए हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए एक ही रास्ता है और वो है कांग्रेस का रास्ता। तो अगर ये घटक दल आएंगे, उनका स्वागत है। और मैं समझता हूँ शिवसेना ने भी समझ लिया है कि कांग्रेस से बढ़कर असली जो खतरा है विचारधारा के स्तर पर हमारे समाज के लिए, देश के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, राजनीति के लिए, वो बीजेपी और आरएसएस है।
साल पहले हमारे खिलाफ राम अन्ना हजारे के साथ बैठे हुए थे, आज वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, और राजनीति में आप कभी वक्त के मुताबिक जो नई चुनौतियां आती हैं उसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड लेती है। सभी पॉलिटिकल पार्टी का स्वागत है। हमने वामपंथियों को भी स्वागत किया, वामपंथी पार्टी को भी स्वागत किया। कर्नाटक में जेडीएस के कुछ एमएलए हमारे साथ चले, डीएमके तो हम तो घटक दल हैं डीएमके अलायंस में। 7 तारीख को डीएमके और अलग अलग तमिल पार्टी मौजूद थे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में। तो सभी पार्टी जो ये मानते हैं कि खतरा बीजेपी आरएसएस से है, और कुछ लोग बीजेपी आरएसएस के अंदर भी समझते हैं कि सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी की सरकार से है, उनका भी स्वागत है। Sorry, I didn't. What can you do for this district, for these issues here, from the Yatra, that you couldn't do from the office? Why we travel? Well, one of the reasons why Mr. Rahul Gandhi is on the Yatra is because he is not allowed to speak in Parliament. Every time he gets up, he is shouted down. The speaker does not give him time. The treasury benches don't give him time. He's not allowed to speak. He goes to a standing committee. He's a member of the Standing Committee on Defense. He asks questions on China. He's not allowed to ask questions on China. It's extraordinary. A leader who's been president of a party, major party, which has been in power for 60 years, he is shouted down when he speaks. He's not allowed to ask questions even in a committee. So I think what Mr. Gandhi decided at some point of time, enough is enough. Let me go to the people directly. So this is a direct conversation between Mr. Rahul Gandhi and the people of our country. Farmers. Every day from 2 to 2:30, Mr. Gandhi meets representatives of civil society. Today he is meeting cooperatives. He is meeting workers from the unorganized sector. He is meeting farmers. He is meeting Dalits, Adivasis, minorities, students, women organizations. On November 15th, Bharat Jodo Yatra will be celebrating the birth anniversary of Birsa Munda. And we are going to have a very big convention of tribal population of Maharashtra. 50. So on the 15th. So this is a direct conversation. If you are sitting in office, since he has been in office, very high office, I have also been in office but not as high as him. In office you deal only with files. You don't deal with people. You deal either with files, or you deal with bureaucrats, or you deal with your political opponents. Here, the Bharat Jodo Yatra, you are talking to the people. We are distributing pamphlets. Here in Maharashtra, I am so happy that a 2-page pamphlet in Marathi. This is the first state in the 6 states that we have gone where party workers are distributing pamphlets to ordinary people. So that's how we are communicating. So this is a method of mass contact which the Congress party had once upon a time, lost because it was in office, and now it's rediscovering when it is not in office. No, there's no repackaging. This is the real Rahul Gandhi. This is not the new Rahul Gandhi. It's the real Rahul Gandhi who is being, day to day, walking 24 kilometers, interacting with the people without being distorted by the trolls, by the social media army of the BJP,
by the media which characterizes him in a manner that does not do justice to him. So this is the real Mr. Gandhi. It's got nothing to do with packaging. First of all, he is not a product to be repackaged. Okay? He's not a product. Last question. He represents an ideology. And that ideology is going to the people of our country. Yes. Last question. Well, this has got nothing to do with Bharat Jodo Yatra, but nevertheless it represents the mindset. 70 years ago, there was a proposal to make the Congress party flag the national flag. Jawaharlal Nehru said, no, this will be the national flag with the Ashoka Dharma Chakra and the 3 colors. That was Jawaharlal Nehru, and that was the Indian National Congress. Today, the Prime Minister unveils a logo. I mean, he unveiled it yesterday, and today it's come out in the press. He's unveiled a logo, official logo of the Government of India for the G20, 20 countries, international, international coalition, international alliance, which has the lotus, which is an election symbol of the BJP. This is the difference between the Congress and the BJP.